बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर और दुनिया भर में उर्दू बोलने समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू के अलावा वालों को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ, लेकिन चूँकि डायरेक्ट डील हो रहे होते हैं उर्दू वाले जो बोल भी रह सकते हैं और जो समझ भी सकते हैं और जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से उर्दू से होता है, इसलिए उनके लिए कहता हूँ। अदरवाइज़ ये सब के लिए इस्लाम है, पूरी इंसानियत के लिए इस्लाम है। क्योंकि ये जो हम फायर सेफ्टी का काम करते हैं, ना हम उसमें मज़हब को देखते हैं, ना हम उसमें फ़िरके को देखते हैं, ना अक़ीदे को देखते हैं, ना ज़ुबान को देखते हैं, ना इलाके को देखते हैं, ना माली हैसियत को देखते हैं। हम तो देखते हैं कि चलता हुआ इंसान और जलती हुई इमलाक। इंसान की इमलाक को बचाना है ताकि उसकी ज़िंदगी के बहाने बचें, ज़िंदगी के ज़रिए बचें। तो तमाम ज़राए बचाते हुए हमने इंसान को बचाना है। आगे फिर वो जाने और उसका रब जाने, उसका अल्लाह जाने, उसके अकायद जाने, उसका निज़ाम जाने। हमने तो जब इंसान जल रहा होता है तो इंसान को बचाना है। हम तो बात करते हैं या यो नास की, हम तो बात करते हैं खैरुन्नास की। तो इसलिए हम सबको सलाम करते हैं। ये एक बात थी जो जहन में थी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन फायर फाइटर 2 NFPA 1001 लेवल फायर अवेयरनेस का जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम चलते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर भी फायर ग्राउंड ऑपरेशन है। ये जो फायर ग्राउंड ऑपरेशन है वो फायर फाइटर 1 ही की तरह के हैं, लेकिन उसमें 21 थे, इसमें 4 हैं और थोड़ी सी नौयत मुख्तलिफ है। इस दफ़ा फायर फाइटर 2 को हमने नॉलेज ज़्यादा देना है, अवेयरनेस ज़्यादा देनी है, कॉम्पिटेंसी ज़्यादा देनी है, क्योंकि उसने एक लीडरशिप रोल में होना है, एक सुपरवाइजरी रोल के अंदर भी वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो ये 5.3.1 से 5.3.4 तक यानी सिर्फ 4 इजाफी काम हैं, लेकिन है तफसीली और रिस्पॉन्सिबल नेचर के। तो एक्सटिंग्विश एन इग्नाइटेबल लिक्विड फायर ऑपरेटिंग एज अ मेंबर ऑफ ए टीम। अब ये जो इग्नाइटेबल लिक्विड फायर है, इसको लिक्विड फायर की डिटेल कंप्लीट देनी है फायर फाइटर 2 को कि फोम क्या चीज़ होती है, फोम की इकसाम कौन सी होती हैं, फोम के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, फोम को यूज़ करने की टेक्निक कौन कौन सी हैं, और उसके जो अप्लाइंसेस हैं, जो हार्डवेयर है, जिस तरह की डिफरेंट नोज़ल्स हैं फिक्स में और पोर्टेबल के अंदर स्पेशली, क्योंकि जब इसने खुद अपने हाथ से ऑपरेट करना है तो इस काम के लिए इसके अंदर ज़्यादा कॉम्पिटेंसी होनी है। अब जल तो रहे होते हैं फ्यूल्स, उन फ्यूल्स के बारे में भी हम इनको बताएंगे कि वो फ्यूल्स किस किस तरह के होते हैं। जैसे हमने फोम की बात की तो लो एक्सपेंशन, मीडियम एक्सपेंशन, हाई एक्सपेंशन, तो ये रेशियोज़ भी इनको समझाने हैं कि ताकि अप्रोप्रिएट फोम कंसनट्रेट को वो डिसाइड कर सके और इम्प्लीमेंट करवा सके और उसको वहाँ पे यूज़ करवाना फिर इसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो उस वक़्त ये एक सही फ़ैसला करने की पोजीशन में हो। तो फ़ैसले होते हैं डाटा के साथ, फ़ैसले होते हैं नॉलेज के साथ, फ़ैसले होते हैं एक्सपीरियंस के साथ, फ़ैसले हवा में नहीं होते। कैलकुलेटेड डिसीजन लेने के लिए, एजुकेटेड डिसीजन लेने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो पूरी फॉर्म का जो एक स्ट्रक्चर है वो उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो वो जो फोम है जो फायर को एक्सटिंग्विश करती है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसकी जो तमाम चीज़ें आ रही हैं जैसे 1%, 3%, 6% ट्रेनिंग के लिए, दूसरे ये तमाम चीज़ें जब वो देखेंगे समझेंगे तो फिर एक ज़्यादा एफिशिएंट वे में वो फायर को हैंडल कर रहे होंगे, जो B क्लास फायर होगी, लिक्विड फायर होगी। तो तमाम चीज़ें इस वक्त आपके सामने आती जा रही हैं। तो मैथड विच फोम प्रिवेंट्स, तो इसके लिए जो रेक्विजिट नॉलेज चाहिए वो है मेथड बाय विच फोम प्रिवेंट और कंट्रोल अ हैज़र्ड, वो मेथड बताए जाएंगे। प्रिंसिपल बाय विच फोम इज़ जनरेटेड, वो जो वेंचुरी इफेक्ट से और वो जो एक स्पेशल नोज़ल के ज़रिए से फोम प्रोड्यूस हो रहा होता है, पानी भी आ रहा होता है और फोम का केमिकल भी आ रहा होता है और वहाँ से फोम जनरेट हो रहा होता है, तो उस चीज़ को सामने रखना है। फिर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की बात करेंगे, पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनकी फायर्स को कैसे वो पहचानेगा और कैसे अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशिंग फोम जो है वो यूज़ करवाएगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स आ गए आपके सामने। इनकी फायर के फ्लेम इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, स्मोक नहीं होता, और बाज़ औक़ात ये आम बंदे जिन्होंने वो आग देखी ना हो कुछ समझ भी नहीं सकते कि आग से मुराद तो यार एक धुआं था, एक शोला था, एक हीट थी, हीट तो इसके अंदर है और ये किस तरह की आग है, और ये आग होती है पोलर सॉल्वेंट्स की, ईथर्स की, अल्कोहल की और केटोन्स की। ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होते हैं। तो उस सूरत में इनकी जो फायर है इनको बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखा जाता है और बड़ा टेक्निकली हैंडल किया जाता है सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत भी। हाइड्रोकार्बन्स आते खुद एक हैज़र्ड होते हैं, लेकिन
जो पोलर सॉल्वेंट फ्यूल्स हैं ये और ज़्यादा एहतियात मांगते हैं, तो इसलिए फायर फाइटर 2 को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। और मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। और ये जो हमारे जर्नल हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं जिनके अंदर कैरोसिन ऑयल, गैसोलीन ऑयल, डीजल, पेट्रोल और गैस फ्लेमेबल गैसेस की फैमिली में से मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ये तमाम चीज़ें ये भी बड़ी डिमांडी हैं फायर सेफ्टी के हवाले से। तो हमें बड़ा इनको टची रह के किस तरीके से इनकी फायर को हमने कंट्रोल करना है। ये आग बह के भी चली जाती है, जब पेट्रोल बह जाएगा तो आग भी बहती हुई चलती जाएगी। गैस फैल जाएगी किसी जगह पर तो समझिए आग फैल गई, उसको ज़रा सी आग लगेगी, वो फ्लेमेबल गैस जहाँ तक होगी वो वहाँ तक बर्न होगी। तो इसलिए इन चीज़ों की एहतियात करना होती है, और ख़ास तौर पर कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर और जो हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे इसकी ज़्यादा एहतियात करना होती है, वो वेंटिलेशन के ज़्यादा अरेंजमेंट्स देखना होते हैं। तो फिर इसके लिए जो रिक्विजिट नॉलेज है उसको भी हमने सामने रखते हुए इन सारी चीज़ों को समझना है, फोम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसके यूजेस को, उसकी लिमिटेशंस को, और तमाम जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स हैं, नॉट ओनली AFFF, AR, AFFF, FFP और भी हैं, लेकिन हम उनको डेवलप भी करवा सकते हैं केमिकली। अगर हमारा एक ऐसा सॉल्वेंट आ गया है, अगर हमारा एक ऐसा फ्यूल आ गया है जो कि इन सब से हट के है, तो फिर फॉर्म भी हमें इनसे डिफरेंट ही डिज़ाइन करवाना होगा और लेबॉर्ट्री से लेना होगा। तो यहाँ तक परफॉर्म हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है एक इंडस्ट्री के अंदर वो इनके अंदर ही रह जाती है और कंट्रोल हो जाती है। तो फिर ये तमाम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिफरेंट जो नोजल्स होंगी उनके भी समझने हैं, और तमाम जो चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जो इसके प्रोसीजर्स आएंगे वो भी हमने इसके अंदर देखने हैं। थोड़ा सा हम आपको इसके अटैक्स, इसके प्रोसीजर्स, इसके यूज़, वो तमाम चीज़ें भी साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो इसका ये जो एक साइंटिफिक फिनोमिना है वो हमारे सामने आ रहा है कि फोम किस तरीके से जाके बिहेव करती है उस फ्यूल के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर, और वो लिक्विड किन करैक्टरिस्टिक्स के साथ होता है, ये किन करैक्टरिस्टिक्स के साथ होती हैं। तो दरमियान से ऑक्सीजन को कट करने का अमल कहाँ पे हो रहा होता है, और फायर फाइटर जान रहा होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। आम आदमी तो कहता है कि यार या तो ये आग बुझ गई है इससे या नहीं बुझी है, वो उसकी दो स्टेटमेंट होती है, 0 1 1 0। लेकिन फायर फाइटर को पता होता है कि कहाँ तक वो कामयाब हुआ है और कहाँ तक आगे काम अभी रहता है। ये जो टेक्निक्स हैं वो भी इस वक्त हमारे सामने आ गई हैं, बैंक डाउन, रोल ऑन और रेन डाउन। इसको हम ज़्यादा डिटेल में भी देख सकते हैं आगे चलते हुए। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर 5.3.2 कोऑर्डिनेट एन इंटीरियर अटैक लाइन फॉर टीम अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ असाइनमेंट इन अ स्ट्रक्चर फायर। स्ट्रक्चर फायर के अंदर आप अंदर होंगे, चाहे तो आप डिफेंसिव अटैक रखें, ऑफेंसिव रखें, फॉग अटैक रखें, कॉम्बिनेशन कोई बना के रखना है तो रखें, लेकिन कोऑर्डिनेट करना है आपने। आप सुपरवाइजरी रोल के अंदर होंगे। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने जब अटैक करवाने तो आपने देखना है कि आपने सेम लेवल के ऊपर जा रहे हैं या अबव लेवल पे जा रहे हैं या बिलो लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि आप ग्रेड लेवल के ऊपर हैं, सेम जगह पे आपने डोर ओपन करके दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है, या आपने शिप्स की सूरत में हैच होते हैं वो ऊपर ओपन करके ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग्स के अंदर बेसमेंट भी होती हैं, उस सूरत में जब आपने जाना है होज कैसे आपने रिग करने हैं, पहले एक फायर फाइटर को भेज के टेम्परेचर कैसे असेस करवा लेना है, काम वो होना है जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक फायर फाइटर कर सकता है, जहाँ तक उसको उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाई गई, उसको स्पेशल इक्विपमेंट दिए गए, उसको ब्रीदिंग ऑपरेट्स दिए गए, इसीलिए ताकि वो आम इंसान से ज़्यादा जाके परफॉर्म करें। यस, वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो करेजियस होना चाहिए, वो डेडिकेटेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हों और उसके पास इक्विपमेंट भी ठीक हो, फिर वो एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। अगर एक कोवर्ड आदमी, एक बुज़दिल आदमी, एक नालायक आदमी, वो तो रिजल्ट नहीं लेके आ सकेगा ना। ये सारी ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी जनरेट कर दी जाती है, एक स्किल उसको दे दी जाती है, तो वो अपना काम कर सकता है। टेलर है, बार्बर है, कॉबलर है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन वाला है, इवन के कोई आर्टिस्ट है, कोई प्लेयर है, वो डिफरेंट स्किल्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से एक स्किल ये भी है। वेल्डर और कारपेंटर तो अपनी जगह पे होती है, ये स्किल भी उसके अंदर इंड्यूस होती है, तो वो फायर फाइटर बन जाता है, वो फिर फायर फाइटर का सुपरवाइज़र बन जाता है, फिर वो फायर ऑफिसर बनता है। तो इस तरीके से उसका सफ़र जारी रहता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जी।
ये जो अटैक हैं उनकी एक चीज़ हमारे सामने आ गई। तो इसको हम देख लेते हैं। अटैक की डिफरेंट सूरतें हैं, अटैक की डिफरेंट सूरतें हैं। अटैक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फॉग है, कॉम्बिनेशन इसकी आगे बात हो चुकी है, ये सारी चीज़ें। और फिर वो असेस कर रहा होगा कि आग की भी क्या किस फेज से आग गुजर रही है। जो मेरी करीब वाली आग है वो हो सकता है एब्सोल्यूट फायर के अंदर जा चुकी हो, वो फुली डेवलप्ड फेज के अंदर हो, लेकिन जो थोड़ी सी आगे है वो भी इनिशियल स्टेज पे हो, या बिल्कुल जो पीछे हम छोड़ आए हैं साथ ही वो डिके फेज के अंदर जा रही हो। तो एक आग के सिनेरियो के ऊपर भी डिफरेंट उसके फेजेस हो रहे होते हैं कि कुछ आग अभी बिल्कुल जली नहीं होती है, इनिशियल स्टेज पे होती है, कुछ अभी डेवलपिंग स्टेज में होती है। तो सारे एरियाज़ को कैसे वो इंगेज कर रहा होगा और किसको कितना टाइम वो दे रहा होगा, ये चीज़ें फायर फाइटर 2 सीन के ऊपर डिसाइड कर, जो कि टीम लीडर होता है। वो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन भी करवाएगा। वो देखेगा कि वेंटिलेशन मैंने कौन सी करानी है, वर्टिकल वेंटिलेशन करानी है, हॉरिजॉन्टल करवानी है। ये वेंटिलेशन के ऊपर फायर फाइटर 1 के अंदर वो पढ़ चुका है, वो समझ चुका है, वो सीख चुका है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। और डिफरेंट हैजर्ड्स को वो देख रहा होगा, तो उन सारों को एक अच्छा डिसीजन लेते हुए वो एक अकम्प्लिश करवा रहा होगा, एक मुकम्मल करवा रहा होगा अपने मिशन को, और फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा होगा। बाद में वो ओवरऑल भी कर लेगा उसको। तो रिक्विजिट स्किल्स हैं जी, सिलेक्शन ऑफ नोजल एंड होज फॉर दैट है, कौन सी नोजल लेनी है, कौन सा होज लेना है, इसको वो सिलेक्ट करेगा। और डिफरेंस बिटवीन और गिवन डिफरेंट फायर फाइटर सिचुएशंस, ताकि वो एक कॉम्पिटेंट फायर फाइटर और एक फायर सुपरवाइजर बन जाए। सिलेक्शन ऑफ अडॉप्टर एंड अप्लायंसेस टू बी यूज्ड स्पेसिफिक ग्राउंड सिचुएशन, तो जो फायर ग्राउंड की स्पेसिफिक सिचुएशन होगी वहाँ पे वो देखेगा कि किस तरह से अडॉप्टर्स उसने लेने हैं, किसी सिलेक्ट वो अप्लायंसेस लेने हैं। तो ये डिफरेंट इक्विपमेंट भी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह उनको दिखा दिए जाएंगे। डेंजरस बिल्डिंग कंडीशन क्रिएटेड बाय अ फायर एंड सप्रेशन एक्टिविटीज़, तो जब आग लग चुकी होती है तो अगर वो 8 घंटे 10 घंटे या 2 दिन आग लगी रहती है तो जो उसका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है वो डिटेरियोरेट होगा। अगर उससे पहले की कोई चीज़ें वो तो वैसे ही जल चुकी होंगी, और अगर वुडन स्ट्रक्चर है वो भी जल चुका होगा। लेकिन आ जाके जी एंड में जो सस्टेन करता है, जो आपके साथ चलता है, वो आरसीसी कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं या स्लैब्स होते हैं। उनको फिर देखना होता है कि इनकी क्या सिचुएशन है और ये कितना अभी हमारे साथ आगे चलेंगे या डेंजरस हो गए हैं और बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट अटैक्स हैं, आपको पहले दिखाए भी हैं, ये साथ साथ आपके चलते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें एक फायर फाइटर सीन के ऊपर कर रहा होता है। फायर फाइटर 2 भी इन चीज़ों को लेके चल रहा होता है, और यूँ वो अपने काम को एफिशिएंटली और एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल वे के अंदर चीज़ों को लेके जब चलेगा तो अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ये सारे नॉलेज, ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ होंगी, और एक करेज होगी, एक कमिटमेंट होगी और एक कॉम्पिटेंसी होगी। तो इंशाल्लाह ये हम इसके ले आए हैं जी। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भी आपके सामने। तो इसके अंदर जो चीज़ें बेसिक होती हैं, जो वेट बेरिंग स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है, और बाकी तो नॉन वेट बेरिंग होता है, और वुडन भी हो सकता है पार्टीशन के लिए जो भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये वेट बेरिंग है। और यूँ ये बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं। ये जो मटेरियल्स हैं इनको फिर देखा जाए कि भाई किस तरीके से ये कितना हमने क्वालिटी का मटेरियल लगाया हुआ है और इनकी कितने आवर्स की फायर रेटिंग है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वुडन हो या आरसीसी हो और किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। रिक्विजिट नॉलेज के हवाले से अगर हम बात करें, सर्च एंड रेस्क्यू एंड वेंटिलेशन प्रोसीजर्स ये सारे उसके पास होने चाहिए, वो फायर फाइटर 1 के अंदर भी हो चुके हैं। इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी, तो स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी के ऊपर भी बात हुई कि कितने घंटे आग लगी, किस चीज़ की आग थी, और कैसे हमने उसको वेंटिलेशन की नहीं की, बैक फायर हुई नहीं हुई, फायर ड्राफ्ट हुए, कोई फायर बॉल बने नहीं बने। तो अब सेपरेशन के लिए जो अप्रोचेस हैं वो कितनी सारी उसने और किस तरीके से लेनी है। एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक टूल एंड स्पेशल फोर्सेबल एंट्रीज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फायर सीन पे होती रहेंगी। फिर एक वक्त आएगा कि पता चलेगा कि फायर इज़ अंडर कंट्रोल, उसके बाद फिर आएगा कि फायर ओवरऑल होने के बाद फायर इज़ आउट, तो आप रिवर्ट नॉर्मल हो जाएंगे और अपना जो भी फिर उसके बाद टॉप मैनेजमेंट की होगी तो फिर एक डैमेज असेसमेंट होगा और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ तक वो फायर को कंट्रोल कर चुके, जो फायर फाइटर के काम हैं वो हो चुके होंगे। तो रिक्विजिट स्किल्स हमारे सामने हैं जी। एबिलिटी टू असेंबल अ टीम,
ठीक है जी, लीडरशिप भी उसके अंदर आएगी, एक मैनेजरियल रोल के अंदर भी वो होगा somehow. Choose attack techniques of various levels of fire. Evaluate and forecast a fire growth and development. Select tool for forcible entry. जो फोर्स एंट्री होती है, जो अंदर दाखिल होना है, काट पीट के या दरवाजे काटने हैं या लॉक्स काटने हैं, तो उसके लिए वो किसी के से एंटर कर रहे होंगे. इनअप्रोप्रिएट सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर्स, और अगर वो इनअप्रोप्रिएट सर्च एंड रेस्क्यू के प्रोसीजर्स करेंगे तो फिर क्या लॉसेस हो रहे होंगे, डैमेजेस क्या होंगे. वेंटिलेशन प्रोसीजर्स इन द कंप्लीशन ऑफ अटैक टीम एफर्ट्स. वेंटिलेशन प्रोसीजर्स जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताए, और या और भी डिस्मोकिंग के इक्विपमेंट इस्तेमाल हो सकते हैं. डिटरमिनिंग द डेवलपिंग हैजर्डियस बिल्डिंग आर फायर कंडीशंस. बिल्डिंग की हैजर्डियस कंडीशन हो रही है या फायर की तरफ से कोई अनफोर्सिन सिचुएशन पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ों को वो देख रहे होंगे और इनको लेकर आगे आगे चल रहे हैं. 5.3.3 कंट्रोल फ्लेमेबल गैस सिलेंडर फायर. सिलेंडर को आग लगेगी, जो एक कंबस्टेबल गैसेस वाले सिलेंडर्स होते हैं, फ्लेमेबल गैसेस वाले होते हैं, तो वो किस तरीके से उन्होंने हैंडल करनी है और उस चीज़ को कंट्रोल करना है ताकि वो आग आगे ना बढ़े और कंट्रोल हो जाए. तो क्रू इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है. बाकी तमाम चीज़ें तो हर एक असाइनमेंट के अंदर दी हुई होती हैं. जो उसके कंटेंट्स हैं, ये गैस कौन सी है, इसके सिलेंडर कितना बड़ा है, और उन सारी चीज़ों को असेस करते हुए जब आगे जाना है तो देख लेना कि अगर दी वर्स्ट सिनेरियो आ जाएगा तो हमने बंदों को कहाँ पे बचा के रख लेना है, किस तरफ रिफ्यूज ले लेना है, किस तरफ हमने सेफ हेवन ले लेनी है. तो वहाँ पे फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स होगा, जो सिलेंडर होगा. फ्लेम आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड अनलेस, तो जो उसके सिलेंडर के वेल्व्स होंगे उनको देखना है, क्योंकि ये गैस की लाइन की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है. तो सिलेंडर के तो करीब आना पड़ेगा और उसको कॉम्पिटेंसी के साथ और उसको टैक्टफुली देखना पड़ेगा. लेकिन अगर इतनी ख़राब सिचुएशन होगी कि वो सिलेंडर फट सकता है तो फिर करीब आने की ज़रूरत नहीं है. सिलेंडर फट जाएगा और को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. डायरेक्ट इंसानी जानें तो नहीं जा रही होंगी ना. तो सबसे पहले कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना होती है कि जितनी भी इंसानी जान बच सके उसको बचाया जाए. एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड एक्सेप्ट ह्यूमन लाइफ. जी, मेरी और आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है. गैस के लीक को रोकना है, क्योंकि अगर गैस लीक हो रही होगी तो ब्लास्ट का भी खतरा है, वो सिलेंडर फट भी सकता है. और इन सारी चीज़ों को करते हुए हम ये तमाम चीज़ें, अब पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है. इनको हैजर्डियस कंडीशन आर रिकग्नाइज्ड एंड एक्ट अपॉन. हैजर्डियस कंडीशन को आपने असेस कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है, फिर उसके मुताबिक अमल करना है. ज़रूरी नहीं है कि हर आग बुझ ही जाए. ये जो चीज़ें अभी आपके सामने आ रही हैं इनको देखते हैं हम और इनको समझने की कोशिश करते हैं. ये आपके सामने हैं, इनको आपने गौर से समझना है. कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. और डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस होती हैं, और जो उनके लिए रिक्विजिट नॉलेज है वो ये है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लेमेबल गैसेस. तो गैसेस को भी समझना है, उसके बिहेवियर को समझना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है. एलिमेंट्स ऑफ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के ऊपर जो फिटिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है. इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो उसको भी हमने सामने रखना है. बॉइलिंग, लिक्विड, एक्सपैंडिंग, वेपर, एक्सपेंशन, बिलीव, उसके साइंस एंड इफेक्ट्स को देखना है. ये जो बॉइलिंग लिक्विड्स, एक्सपैंडिंग, वेपर एक्सप्लोजन है, उसके साइंस को देखना है. अगर कंट्रोल में आने वाली चीज़ है तो करीब जाना है, और अगर नहीं है तो खामखा की बहादुरी नहीं दिखानी कि शेर के मुंह के अंदर हाथ डाल दिया और कहा जी कि हम ये रिजल्ट लाएंगे. ऐसे नहीं होना चाहिए. मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग कंटेंट्स, तो वो क्या तरीक़ाकार होते हैं, वो क्या मेथड होते हैं कि जो उसके कंटेंट्स हैं, जो एक गैस के कंटेंट्स हैं और जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको समझ लिया जाए. हाउ टू आइडेंटिफाई सेव हेवन, ये फिर वही बात कि हमने सेव हेवन तो लेनी ही लेनी है. ठीक है जी, कभी भी अपने आप को आग के अंदर नहीं झोंक देना. ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, और इनको जितना समझेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सिलेंडर्स का हाइड्रो प्रेशर टेस्ट करवा सकते हैं ना, वो करवा के रखें, डेट मेंशन रखें, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ होते हैं जहाँ अननोन कंडीशंस के ऊपर चले जाते हैं और पता नहीं होता कि इस गैस सिलेंडर का कभी हाइड्रो प्रेशर टेस्ट हुआ ही नहीं, 15 सालों से 20 सालों से, और ये चल रहा है. तो फिर वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है. इसलिए इतने बड़े सरप्राइजेज नहीं लेने हमने. रिक्विजिट नॉलेज जो है वो हमारे सामने आया जी कि वाटर स्ट्रीम यूज्ड एंड डिमांड्स फॉर प्रेशराइज्ड सिलेंडर. व्हाट टू डू इफ द फायर इज प्रीमेच्योरली एक्सटिंग्विश्ड. ये भी एक सोचने और ध्यान रखने वाली बात होती है.
उस पर भी गौर करना है, वो भी उसके लिए नॉलेज दिया जाएगा। वेल्व्स टाइप एंड देयर ऑपरेशंस, मुख्तलिफ वेल्व्स होते हैं, उनके टाइप्स बताई जाएंगी। ऑल्टरनेटिव एक्शन रिलेटेड टू द वेरियस हैजर्ड्स एंड व्हेन दे रिएटरेट, तो मुख्तलिफ जो हैजर्ड्स हैं उनके बारे में भी बात होगी और उसके अल्टरनेट एक्शंस क्या लेने हैं वो उनके ऊपर भी बात होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट requisite skills in 5.3.3, the ability to execute effective advance and reiterate। आप आपने इफेक्टिव या तो आगे जा रहे होते हैं या पीछे आ रहे होते हैं, आप किस तरीके से आपने करना है ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। अप्लाई वेरियस टेक्निक्स ऑफ वाटर एप्लीकेशन, जो पानी आपने यूज़ करना है उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनमें से कौन सी आपने उस वक्त डिसाइड करनी है। असेस सिलेंडर इंटेग्रिटी एंड चेंजिंग सिलेंडर कंडीशन, तो वहाँ पे आपने देख लेना है कि अब सिलेंडर कहीं फूलता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, कहीं उभरता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा, कहीं वो फूल तो नहीं रहा, या उसकी वो ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ या उसकी क्या सिचुएशन है। आप असेस करते हैं कि अब सिलेंडर बजाते खुद ही फटने वाला है, इसकी लीकेज या इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसके करीब जाके इसको बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको किसी दूसरी तरफ लुढ़का दें ताकि वो गिरता हुआ और रोल लेता हुआ किसी सेफ तरफ चला जाए। अगर कुछ भी नहीं होता तो उससे पहले प्रोसीजर तो है ना। ऑपरेट कंट्रोल वेल्व्स, चूज इफेक्टिव प्रोसीजर व्हेन कंडीशन चेंज, तो ये चीज़ हमने करनी है। फिर हम चलते हैं जी 5.3.4 की तरफ, जो कि आखिरी चीज़ है, प्रोटेक्ट एविडेंस ऑफ फायर कॉज एंड ओरिजिन। प्रोटेक्ट एविडेंस, तो ये आपने जो गवाही के लिए, शहादत के लिए जो फायर इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे, फायर की कॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ मदद और सहूलत पैदा कर दें ताकि वो कॉज और ओरिजिन उनको मिले, वो असेस कर सकें कि आग कैसे लगी होगी, कितनी आग थी, क्या जला, कितना जला, और वो सारे जो एनालिसिस करेंगे और एक रिपोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे और एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उनके लिए भी फायर फाइटर 2 जो है वो कुछ चीज़ें सेव कर रहा होता है सीन ऑफ द फायर के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा और भी होता है, आदमियों को भी बचाना है, चाहे गलती बेशक उनकी थी, वो भी एक फैक्टर आ जाता है, और इदारे की इज़्ज़त को भी बचाना होता है, उसको फिर कॉज कुछ और इस्टेब्लिश कर दी जाती है। एक स्टैंडर्ड कॉज तो है ही है ना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से हुआ, किसने एहतियात नहीं की थी, किसने बिजली पे काम नहीं किया था, किसने बेहतियातियाँ की थी, वो सारा छोड़ दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्लैक्चुएशन हो गई, कुछ हो गया, वो अब चीज़ें अपनी जगह पे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को एकदम से फांसियाँ दे दी जाएँ, लेकिन अगर ये चीज़ें होंगी तो इस वक्त भी आप मार्केट्स के अंदर जाकर देख लें, इस वक्त भी आप मुख्तलिफ जगहों में जाकर देख लें, आपको बिजली का जो इस्तेमाल है वो प्रोफेशनली नज़र नहीं आएगा। जनरेटर कहाँ पड़े हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं होते, बाज़ फ्यूल गलत जगहों पे रख दिए जाते हैं, ऑक्यूपेंसी ऑल्टर कर दी जाती है किसी को बताए पूछे बगैर, तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें, तो प्रोटेक्ट एविडेंस, तो हम 5.3.4 के अंदर ये देखते हैं कि प्रोटेक्ट एविडेंस ऑफ फायर कॉज एंड ओरिजिन, ये सारी चीज़ें फिर वो फायर फाइटर 2 कर रहा होता है, और उसके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। फायर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए वो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स भी आएंगे, इंश्योरेंस वाले भी आएंगे, वो इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर ही आगे एक प्रोसीजर है। फायर फाइट करके चले जाना, फायर फाइटर का काम तो ख़त्म हो गया, उसने होज बंद किया, पंप को क्लोज़ किया, नोज़ल अपनी रखी अपने लॉकर के अंदर और गाड़ी घुमा के स्टेशन के ऊपर चले गए या अपने डिपार्टमेंट के अंदर चले गए, उसका काम यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैनेजमेंट का काम तो नहीं ख़त्म हुआ ना। अब एक इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद असेसमेंट होगी इस चीज़ की कि डैमेज असेसमेंट होगी, डैमेज कितने हुए हैं और उसका कॉज क्या था, ह्यूमन फैक्टर था, मटेरियल फैक्टर था, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करके लेसन लर्न निकाले जाएंगे कि आइंदा इस चीज़ की रेकरेंस को और दोबारा ना होने को अगर रोकना है तो क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या इक्विपमेंट सही लेकर आना है, किस तरफ जाना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। तो ये काम यहीं तो ही ख़त्म हो जाता कि फायर इज़ आउट, कुछ फायर आउट होने से कुछ स्टार्ट भी तो हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसने करना होती है। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमने फायर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखा फायर फाइटर 2 के अंदर। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इंशाल्लाह बाकी कोर्सेज़ भी आएंगे, वो मेरा वो IAFF वाला कोर्स वो भी दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों और अपने तमाम कुलीग्स को दें ताकि वो भी उन कोर्सेज़ को करें। NFPA के जो कोर्सेज़ है बताया हुआ है उनको कर लें। ये जो सिविल डिफेंस के कोर्सेज़ हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, उनकी तरफ तवज्जो दिलाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।